गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, मतलब जीवाणु में जनन हम पढ़ रहे थे। जनन की दो विधियां हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट विधि हमने कौन सी पढ़ी थी और सेकंड विधि। फर्स्ट विधि में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, और दूसरी विधि हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन या एक तरह से हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की विधि पढ़ी थी। आज जो विधि पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के समान ही है, पर उसमें कुछ अंतर पाया जाता है। तो वो विधि आज हम पढ़ेंगे जिसको कि हम बोलते हैं पारक्रमण या फिर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की जो विधि है, ट्रांसडक्शन की विधि को हम सबसे पहले समझेंगे बैक्टीरियोफेज के कारण। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज को जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। अब जीवाणु भोजी क्या होता है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जीवाणु भोजी को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है ऐसा वायरस जो किस पर इन्फेक्शन फैलाता है? बैक्टीरिया पर। फिर से मैं बता रही हूँ, ऐसा वायरस जो किस पर इन्फेक्शन फैलाता है? बैक्टीरिया पर। और वो क्या करता है, जब वो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन फैलाता है तो बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ को वो परिवर्तित करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देता है। कॉपीज कैसे बनाता है? वो क्या करता है, वो डीएनए जो बैक्टीरिया का जो वायरस का जो डीएनए है वो किससे जुड़ जाता है? वायरस में चूंकि डीएनए नहीं होता है, वायरस में आरएनए होता है, तो वो आरएनए क्या होता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ से जुड़ता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। कॉपीज का मतलब होता है रेप्लिकेट होना, जो कि आप नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी 12th में ये चीज़ आप पढ़ोगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही उसको हिंट मिलती है एमआरएनए से कि आपको डुप्लीकेट होना है, मतलब कि आपको एक और कॉपी बनाना है, तो वो क्या करने लगता है, अपने ही जैसी कॉपी बनाने लगता है। क्योंकि अगर बेसिकली हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही डीप है। क्यों है डीप? आप ये थोड़ा सा बुक से पढ़ना कि जो डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है तो वो क्रम क्या होने लगते हैं, कॉपी होने लगते हैं, जिसको एटीजीसी बोलते हैं, जिसको प्यूरिन और पायरिमिडीन बोला जाता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये 12th की चीज़ है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड के बेसिस होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये सब क्या होने लगते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है ऐसी की वैसी एक कॉपी बना लेना। जैसे कि आपने अमीबा में देखा था कि अमीबा जो होता है वो अपने ही समान जीव का निर्माण कर लेता है, अपनी ही जैसी एक कॉपी बना लेता है। तो यहाँ भी क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है और कितने जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसी कॉपीज बनती रहती है। तो अगर ये कॉपीज बनती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो भी क्या करेंगे, अपनी नंबर्स को बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि उनमें भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि द्विगुणन होता है, जिससे कि वो 1 से 2 कॉपी और 2 से 4 और 4 से 8 कॉपीज बना लेते हैं। तो ट्रांसडक्शन का मतलब यही होता है, ट्रांसडक्ट करना, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे के जेनेटिक मटेरियल से मैच करना, उसमें मिक्स करना, और जो नया जेनेटिक मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं, जो कॉपी बनती है उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या करता है, ये अगर आपको देखना है तो टीएमवी वायरस में भी हम देख सकते हैं। टीएमवी वायरस आगे आप पढ़ेंगे। टीएमवी वायरस का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का मतलब ये होता है कि ऐसा वायरस जो तंबाकू की पत्तियों को सड़ा देता है, खराब कर देता है या इन्फेक्ट कर देता है। तो उसको वो क्या करता है, जैसे अभी भी हमने देखा है कि कोरोना हुआ है, तो कोरोना किसके कारण हुआ, वायरस के कारण हुआ। तो वायरस ने क्या करा, वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और हमारी प्रोटीन की चेन को तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा डाउन हो जाता है और हम कोरोना से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो वायरस यही काम करता है, वायरस ऐसी जगह अटैक करता है जहाँ से आप वीक हो जाए, या फिर अपनी सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर ये अटैक करता है। अगर ये वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इन्फेक्ट नहीं होते हैं। तो सेम इसलिए कहा जाता है कि जिस समय कोरोना होता है तो उस समय हमको प्रोटीन लेना ज़्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन वाली चीज़ें हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो सेम एज हम देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस का मैं आपको बता रही थी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में भी ऐसा ही होता है।
जो ये वायरस होता है, मोज़ेक जो वायरस होता है, ये किस पे इन्फेक्ट करता है? पत्तियों पर। जब ये पत्तियों पर जाता है, पत्तियों की कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होते हैं, चूंकि पौधों में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, तो ये आरएनए पर इन्फेक्शन फैलाता है और उस इन्फेक्शन में क्या करता है? ये उस सेल के अंदर जाकर उस आरएनए की कॉपीज बना लेता है और अपने ही जैसी कॉपी को ये बहुत सारे, एक वायरस का अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत सारे वायरस क्या होते हैं उसके अंदर कॉपी होते जाते हैं। जैसे अपने अंदर भी अगर अटैक करता है कोई वायरस, तो वो भी क्या करेगा? हमारे सेल्स के अंदर जाकर बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। फिर अगर हम जैसे छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे द्वारा वो वायरस क्या होते हैं? दूसरे पर्सन तक चले जाते हैं। तो वैसे ही तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों से अगर कोई दूसरा पौधा अगर उससे टच हो जाता है तो वो वायरस कहाँ चले जाते हैं? दूसरे पौधे में, और ऐसे करके पूरी फसल खराब कर देते हैं। तो एक सिंपल सी ये प्रोसेस है, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस इससे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेम एज इसमें होता है, चूंकि हम ट्रांसडक्शन यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन में या जनन में या जीवाणु के जनन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जीवाणु इस तरह से भी जनन करते हैं। कैसे जनन कर रहे हैं कि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया पर कोई इन्फेक्ट करता है तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो ये क्या करेंगे? उस बैक्टीरियोफेज की बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। तो एक से क्या हो गए? बहुत सारे हो गए, मतलब एक कॉपी से इनकी बहुत सारी कॉपीज हो जाती है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो होता है ये सेल होती है, यहाँ हम इसको बोल सकते हैं बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका होती है और ये होता है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज ने क्या करा? इसकी कोशिका से सबसे पहले जुड़ता है और क्या करता है? कोशिका से जुड़ गया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं या फिलामेंट होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं जिससे कि ये अटैच हो पाए, हुक जैसी संरचना होती है जिससे कि ये क्या करता है? किसी भी कोशिका से अटैच हो जाता है, इस तरह से होती है। तो जैसे ही अटैच होता है तो क्या होगा? इससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इस एंजाइम के कारण क्या होता है? जो बैक्टीरिया के ऊपर की वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? टूट जाएगी, लाइसिस हो जाएगा, गल जाएगी। तो जैसे ही वो गलती है तो ये क्या करता है? अपना जो आरएनए होता है वो कहाँ डाल देता है? इस बैक्टीरियल कोशिका के अंदर। ये फेज प्रोटीन कोट है। फेज प्रोटीन कोट का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसके ऊपर भी एक आवरण होता है। जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था, बैक्टीरिया के ऊपर जो आवरण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके ऊपर जो आवरण होता है उसको प्रोटीन कोट बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? मुझे नहीं पता है कि आपको 10th में ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं, या ऐसा कहा जाए, सॉरी, जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम के धागे होते हैं, उन धागों में वो एक्चुअली वो धागे किसके होते हैं? डीएनए के होते हैं। और उस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, है ना, जो हमारे अनुवांशिक पदार्थों को एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो बैक्टीरिया का भी अपना एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही ये अपना आरएनए इसके अंदर ट्रांसफर करता है या अपना अनुवांशिक पदार्थ जो है वो बैक्टीरिया कोशिका के अंदर डालता है, तो ये जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है क्या करता है? टूट जाएगा। और टूटने के बाद जो इसके जो आरएनए है वो किससे जुड़ जाएंगे? इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये एक कॉपी तो इसकी हो गई और दूसरी कॉपी इसकी हो गई, तो ये इसके साथ क्या हो गए? जुड़ गए। और जुड़ने के बाद एक कंप्लीट चेन ये बना लेते हैं। बना लिया। ये यहाँ पर क्या है? इसके आरएनए इसके अंदर आए और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, मतलब जीवाणु के जो गुणसूत्र होते हैं उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। और जैसे ही गुणसूत्र के साथ जुड़ेंगे क्या करेंगे? अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, मतलब अपने ऊपर ये क्या करते हैं? प्रोटीन का आवरण या प्रोटीन का कोट बना लेते हैं। तो एक कॉपी से, चूंकि ये टूट जाते हैं, एक सेगमेंट से कितने बन जाएंगे? कम से कम हजारों सेगमेंट्स बन जाते हैं। और बहुत सारे सेगमेंट, मतलब टुकड़े बनने के बाद हर टुकड़े के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन का कोट बन जाता है या प्रोटीन का आवरण बन जाता है। तो आवरण अगर बन गया तो ये कंप्लीट काय में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा बैक्टीरियोफेज में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है phase DNA and protein are made and the bacterial chromosome is broken down into the pieces। मतलब कि ये क्या करता है? जैसे ही फेज प्रोटीन इसके अंदर आता है तो इसका जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है? उससे जुड़ जाएगा और अपनी एक कॉपी बना लेगा।
कितनी सारी कॉपीज यहाँ पर बन गई है। और इनमें जब कॉपीज बनाए तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल कोशिका के अंदर ही अंदर बने जाते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। और जब इनको अच्छी कंडीशन मिल जाती है, अब फेवरेबल कंडीशन मतलब कि इन्होंने ये मैच्योर हो गए, अपने आप को इन्होंने पूरे परिपक्व बैक्टीरियोफेज में बदल लिया है। अब बदलने के बाद ये क्या करेंगे, उस कोशिका को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं वातावरण में, अब दूसरी कोशिका को ये इन्फेक्ट करेंगे। तो एक ही आया था इसके पास, है ना, एक ही बैक्टीरिया के पास एक ही आया था और इसने क्या करा, बहुत सारी कॉपीज बनाई। अब ये क्या करेंगे, अलग अलग बैक्टीरिया को जाकर खत्म करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे। अब जो नया जो बैक्टीरिया जिससे ये निकल कर जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, ऑलरेडी अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, मतलब रख दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट डीएनए, और इसको बोला जाता है फेज डीएनए, क्योंकि ये आगे जाकर फेज है। फेज मतलब की होता है जेनेटिक मटेरियल जिसमें होता है, या जो फिर वायरल या फिर वायरल बैक्टीरिया जो होते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं फेज डीएनए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेसिपिएंट डीएनए होता है, ये सेल ऑलरेडी क्या हो चुकी है, इन्फेक्ट हो चुकी है। इन्फेक्ट मतलब कि यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका है। अब ये क्या करेंगे, दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे, यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और दूसरे को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो जो सेल इन्फेक्ट हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल। ये जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हो गया है, जो संक्रमित हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल। अब क्या होगा, ये जो डीएनए बना है ये किसका रहता है, डोनर बैक्टीरियल डीएनए होता है, रेसिपिएंट होता है। डोनर का मतलब क्या होता है, जिसने आकर दिया था उसका भी डीएनए इसके अंदर ही रह गया, और खुद का डीएनए तो है ही सही अंदर। तो इन दोनों के डीएनए के मिलने से क्या बन गया, एक डीएनए का जो सेगमेंट है वो किसका है, डोनर बैक्टीरियल डीएनए का, और दूसरा है रेसिपिएंट। डोनर मतलब देने वाला, रेसिपिएंट मतलब कि ग्रहण करने वाला। तो दोनों के ही डीएनए इसमें रिकॉम्बिनेंट स्टेज में, मतलब कि एक संयुग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो ये जो है रिकॉम्बिनेंट सेल है। अब रिकॉम्बिनेंट सेल क्या होती है, मैं फिर से बताती हूँ कि दो अलग अलग कोशिकाओं के जब डीएनए को एक साथ मैच किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ऐसी सेल को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट सेल। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर भी जो बैक्टीरियोफेज था उसने इन्फेक्शन फैलाया और अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका के अंदर डाला, और जीवाणु कोशिका के अंदर डालने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज वो बना ली। कॉपीज बनाने के बाद जब उसको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन मिलती है, या अपने अकॉर्डिंग या अपने अनुसार जब इसको वातावरण मिलता है, तो ये उस कोशिका को तोड़कर बाहर हो जाता है। पर इसने क्या करा है, ऑलरेडी अपना डीएनए वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। तो जो नया डीएनए बनता है उसमें दोनों के ही गुण मौजूद होंगे, किसके, रेसिपिएंट सेल के भी होंगे और डोनर सेल के भी होंगे। तो ऐसी न्यू सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल। तो इस तरह से पूरा बैक्टीरियोफेज का ये एक तरह से देखा जाए तो इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्ट करना मतलब कि अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देना या पहुंचा देना दूसरी सेल में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। एक तो आप इसको ट्रांसडक्शन में पढ़ोगे इस प्रोसेस को बैक्टीरियोफेज के उदाहरण के द्वारा, और एक अलग से भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप कि बैक्टीरियोफेज की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को एक्सप्लेन कीजिए, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसडक्शन, है ना। तो इस तरह से आप दोनों तरह से पढ़ोगे, आपको इसको वायरस में भी पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज में भी पढ़ना है, और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है, या बैक्टीरिया के जनन में भी पढ़ना है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चूंकि इसमें मैंने आपको एक टॉपिक और डाला था, हम जो पढ़ रहे थे वो ट्रांसडक्शन था, आक्रमण था। अब जो पढ़ेंगे हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो कि मैं आपको जो नई वीडियो है दूसरी वीडियो में सेट करूंगी। ये आपका जो बैक्टीरिया वाला टॉपिक है, इसमें लास्ट टॉपिक यही बचा है जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले लाभ, मतलब बैक्टीरिया के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आ जाएंगे आपको, बैक्टीरिया के लाभ और हानि भी आ जाएंगे आपको, और लास्ट में मैं आपको इसके श्वसन संबंधित पढ़ाऊंगी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है। थैंक यू।